नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदा गुरुवारा, प्रोफेसर रंडीन, होम साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज कालीबाड़ी रायपुर। आज हम वीडियो क्लास के अंदर एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की छात्राओं से, फूड एंड न्यूट्रिशन की छात्राओं से जीरियाटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत एजिंग, न्यूट्रिशन एंड फूड हैबिट्स ऑफ एल्डरली पीपल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एजिंग एंड न्यूट्रिशन क्या होता है? एजिंग यह वह प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति ओल्डर होते जाता है। इसमें बहुत से चेंजेस देखे जाते हैं ओवर टाइम। इसके अंतर्गत फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस जो हैं वो देखे जाते हैं। जेरेनेटोलॉजी जो है वह नॉर्मल एजिंग की प्रोसेस के अंतर्गत वह स्टडी है जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल सभी चेंजेस जो है, इनकी सभी फैक्टर्स की स्टडी की जाती है। जेरियाटिक्स जो है वह क्या होता है? तो जेरियाटिक्स में इसके अंतर्गत एजिंग में जो क्रोनिक डिजीजेस में जो चेंजेस आते हैं उसमें क्या उसका डायग्नोस किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इन सब की स्टडी की जाती है। अब ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन ऑन एजिंग, ये जो एजिंग की प्रोसेस होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखी जाती है, पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है। तो अब ये देखेंगे कौन कौन से जो पोषक तत्व है इनकी कमी होती है, क्यों होती है। एजिंग जो है इसमें लोअर एनर्जी इंटेक देखा जाता है। लोअर एनर्जी इंटेक के कारण कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन बी और विटामिन ई की कमी देखी जाती है। इसकी क्योंकि व्यक्ति खा नहीं रहा है तो ये सब चीजों की कमी हो जाती है, उसके अंतर्गत ये सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है एज के साथ होते हैं, जैसे कि इस समय गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो स्लो हो जाती है। हार्मोनल रिस्पांस जो है वह भी कम हो जाता है, अल्टर हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वह भी कम हो जाता है और टेस्ट में भी फर्क हो जाता है। उसको टेस्ट का इतना ज्ञान नहीं रह पाता है, स्मेल का भी जो है वो इतना सेंस जो है वो कम हो जाता है। और दूसरे फैक्टर्स जो है वह भी प्रभावित करते हैं इसे, जैसे मैरिटल स्टेटस कैसा है, उसका इनकम लेवल क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसका डाइट रिलेटेड जो एटीट्यूड कैसा है, कैसा जो है वो खाना ले रहे हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। एजिंग को हम इस प्रकार बता सकते हैं कि इस समय मसल लॉस देखा जाता है, स्किन जो है वो थिन हो जाती है और रिड्यूस इस हो जाता है स्टमक का एसिड, और व्यक्ति की जो हंगर और थर्स्ट की जो उसकी जो रिकॉग्नाइज करने की योग्यता है वह भी कम हो जाती है। तो इसके कारण उसका न्यूट्रिशनल इनटेक है वो प्रभावित होता है और उसमें जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन एंड लॉन्जिविटी जो है ये क्या है। लॉन्जिविटी, न्यूट्रिशन जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। न्यूट्रिशन हेल्थ को बनाए रखने के लिए, वेलबींग की कंडीशन को बनाए रखने के लिए, ताकि अच्छे से सक्सेसफुली एजिंग जो है वो देखी जाए। तो यह देखा गया कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस प्रकार से वो अपनी हेल्थ और उनको मेंटेन करने के लिए लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट किस प्रकार से उसका है और मेंटल फंक्शनिंग उसकी किस प्रकार से है। और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है इससे उसका सभी फंक्शंस जो है वो प्रभावित होते हैं, उसके फिजिकल, मेंटल और जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी इस समय फिर बढ़ जाती है अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं होता है। इसलिए ओल्ड एज में हमको न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता होती है। और ये देखा गया कि अगर उसका न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल रहा है उसकी डाइट से, तो उसको डाइट में दूसरे सप्लीमेंट जो है वो भी ऐड करने चाहिए, ताकि जो है उसपे किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी ना देखी जाए। इसके लिए वो ले सकते हैं फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं या बेवरेजेस ले सकते हैं, ताकि उनका जो न्यूट्रिएंट इनटेक है वो इम्प्रूव हो।
न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग और असेसमेंट जो है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग में क्या होता है, उसका असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल का स्क्रीनिंग, जो व्यक्ति की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है, उसके बोन से कैल्शियम है वो निकलने लगता है, जिसके कारण उसकी जो स्पाइनल डिफॉर्मेशन देखा जाता है, और व्यक्ति जो है ओल्ड एज में ऊबड़ निकल आता है। और इसके अलावा जो स्पाइनल वर्टिब्रल कम्प्रेशन भी देखा जाता है। अब ये जो मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है, उसको हम असेस करने के लिए दो मेथड अपना सकते हैं। फर्स्ट है स्क्रीनिंग शॉर्ट फॉर्म, और सेकंड है फुल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसी होती है जो एल्डर पर्सन की, बहुत से जो ओल्डर एडल्ट हैं उनमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो हो जाती है, क्योंकि इस समय एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है और उसका जो एक्सक्रीशन है न्यूट्रिएंट्स का वह भी हो जाता है ज़्यादा। तो डाइटरी इनटेक जो है उसको कोहॉर्ट पीपल के लिए बताया गया है। 50 से 70 एज पहला बताया गया है, दूसरा 71 से ओल्डर एज के व्यक्तियों के लिए बताया गया है। बेस्ट जो हेल्दी ईटिंग इंडेक्स के अंतर्गत बताया गया है कि व्यक्ति को कौन कौन सी जो इनटेक बढ़ाना चाहिए। जैसे इस समय होल ग्रेन्स का इनटेक बढ़ा देना चाहिए, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स और ऑरेंज वेजिटेबल्स हैं उनका इनटेक बढ़ा देना चाहिए, लेग्यूम्स और मिल्क का इनटेक भी इस समय बढ़ाना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए कि जो फूड में जो फैट है वो अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, और लोअर इनटेक रहना चाहिए सोडियम और सेचुरेटेड फैट का, और शुगर भी लो इनटेक का रहना चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर मैक्रो और न्यूट्रिएंट्स की बता रहे हैं कि कैलोरी इनटेक जो है इसमें बताया गया है कि 25 किलो कैलोरी पर केजी पर डे सीडेंट्री एडल्ट के लिए, और 40 किलो कैलोरी पर केजी पर डे ये एल्डरली पेशेंट के लिए बताई गई जो कि अंडर मॉडरेट स्ट्रेस में है। प्रोटीन जो है यह DRL के अंतर्गत बताया गया, एडल्ट को 0.8 ग्राम पर केजी पर डे लेना चाहिए, और ओल्डर जो है जिनको मॉडरेट स्ट्रेस है उनकी रिक्वायरमेंट 1 से 1.2 ग्राम पर केजी पर डे बताई गई है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसको कितना लेना चाहिए डाइट में एल्डरली पर्सन को, तो एल्डरली पर्सन को कार्बोहाइड्रेट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस जो है उससे बचाता है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो, परंतु कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट ले रहे हैं तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाती है। और इनएडिक्वेट सप्लाई कार्बोहाइड्रेट की अगर रहती तो मसल वेस्टिंग होती है, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो देखा जाता है। फैट जो है यह बताया गया है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होते हैं एनर्जी के, तो बहुत ज़्यादा फैट इस समय नहीं लेना चाहिए। और इस समय लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, लो फैट डेयरी जो प्रोडक्ट हैं और वेजिटेबल्स ऑयल्स ये प्रेफर किए जाते हैं फैट के लिए। फूड हैबिट्स ऑफ एल्डरली पर्सन की जो फूड हैबिट्स किस प्रकार की होती है, इस समय जो फूड इनटेक उसका कम हो जाता है, क्योंकि उसको जो भूख की जो लगना भी कम हो जाता है, तो समझ नहीं लगता उसे भूख लग रही नहीं लग रही है। फिजिकल फैक्टर भी इस समय प्रभावित होते हैं, जैसे कि जो उसका दांतों की जो पकड़ है वह भी ढीली हो जाती है, दांत गिरने लगते हैं। अगर मान लीजिए उसने डेंचर लगाया है, उसकी फिटिंग ठीक से नहीं है, तो उसकी जो खाने की अब उसको चूज करना पड़ेगा किसी प्रकार के खाने खाए जो उसके दांत जो है उसको चबा सके। अगर दांत कम है तो किस प्रकार का उसको लिक्विड डाइट, सेमी सॉलिड डाइट लेना है, तो ये ध्यान रखना चाहिए एल्डरली पर्सन में। तो इसीलिए जो एल्डरली पर्सन की जो लिमिट हो जाती है, जो फूड चॉइस जो है वो लिमिट हो जाती है, और क्वांटिटी ऑफ फूड ईटन है वो भी लिमिट हो जाता है। कॉमन मेडिकल कंडीशन में जो एल्डरली को जैसे कि गैस, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस जो है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन, हाइपर मेटाबॉलिज्म ये देखा जाता है, जिससे एनोरेक्सिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और इंक्रीज एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है।
पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस के कारण, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो इसके कारण उसको विभिन्न प्रकार की जो क्रोनिक डिजीजेज जो हैं ये भी अफेक्ट करती हैं एल्डरली पर्सन को। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वह भी देखा जाता है, जिसके कारण मसल्स की वेस्टिंग देखी जाती है, मसल्स में टूट फूट देखी जाती है, बोन मास जो है इम्यून वो भी डिक्रीज हो जाता है, और उसके जो फंक्शन भी प्रॉपरली नहीं होते, इम्यून डिसफंक्शन देखा जाता है, इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिया देखा जाता है, और उसके जो रिड्यूस कॉग्निटिव फंक्शन देखा जाता है, उसको जो उसकी जो कॉग्निटिव फंक्शन है वह भी कम हो जाता है, और उसकी जो वुंड हीलिंग भी जो है डिले हो जाती है, और इस समय अगर व्यक्ति की जो सर्जरी होती तो उसको रिकवर करने में भी टाइम लगता है, और मॉर्बिडिटी रुग्णता की अवस्था बढ़ जाती है, अगर ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो मॉर्टिलिटी देखी जाती है। अब इतना न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा होना चाहिए, ये सब उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, अब ये सब देखने के बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेस जो है वो ओल्ड एज में कैसे होता है। इस समय जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस ड्यूरिंग ओल्ड एज क्यों स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस जो है उसके सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस जो है वो इस प्रकार से है कि जो एड्रिनल ग्लैंड जो रिलीज करता है स्ट्रेस हार्मोन, और ये स्ट्रेस हार्मोन जो है इसके कारण उसकी जो ब्रेथ सांस जो है वो बढ़ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी राइज हो जाता है। अब सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस क्या है, कौन कौन से सोर्सेस है जिसके कारण एल्डरली पीपल को स्ट्रेस आता है, तो सबसे पहले है चेंजेस ऑफ लाइफ स्टाइल एंड फाइनेंशियल स्टेटस आफ्टर रिटायरमेंट। उसे हमेशा ये चिंता रहती है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कैसे कहाँ से पैसा लाऊंगा, मेरी जो लाइफ स्टाइल जो है वो अब ऐसी हो गई, तब मैं कैसे अपना जो आगे का जीवन जीऊंगा। और केयरिंग ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उसको जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की भी चिंता रहती है, उसकी जो केयर करने के कारण भी उसमें स्ट्रेस होता है। केयरिंग ऑफ सिक स्पाउस, अगर उसका जो स्पाउस अगर सिक है तो उसकी भी केयर करना उसकी चिंता रहती है। इसके अलावा उसे यह भी चिंता रहती है जो कि कहीं जो उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत प्यार कर रहे हैं तो उनकी अगर डेथ हो गई तो उसके बारे में सोचते हैं, तो उसकी जो चिंता रहती है। कई बार जो है वो फिजिकल एबिलिटी का मतलब डिटेरियोरेशन होता है, जो चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, बोल नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, उसकी पकड़ भी कमजोर हो जाती है, चल नहीं पा रहे हैं, तो इसके कारण भी उसको स्ट्रेस होता है, और क्रोनिक इलनेस के कारण भी उसको स्ट्रेस होता है। इसके अलावा उसको वरी रहती है, वरीज फॉर नॉट बीइंग एबल टू लाइव इंडिपेंडेंटली, अगर वो अपना इंडिपेंडेंटली जो है वो नहीं रह पा रहा है तो उसके कारण उसको चिंता रहती है। इसके अलावा तो उसको ये भी चिंता रहती है कि मतलब मेरा आगे जो है केयर ये लोग ठीक से करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये सब एल्डरली पीपल को स्ट्रेस रहता है। फिर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस उसको होता है तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो है स्ट्रेस के, पहला है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो इसके अंतर्गत आएगा इंसोम्निया, नींद नहीं आना, रात को जो है उसकी नींद बार बार डिस्टर्ब होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है वो कमजोर हो जाएगी, भूख जो है वो कम हो जाती है, पैल्पिटेशन होता है, हार्ट की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होता है, और ये सब इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। मसल्स पेन होता है, बहुत ज्यादा थकान होती है। अब उसके बाद देखेंगे कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल कौन कौन से जो साइन एंड सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के, इसमें एंजाइटी, फियर, डर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, उसको बहुत डिप्रेशन भी होता है इस समय, और रेस्टलेसनेस, और पुअर कंसंट्रेशन, कोई भी चीज में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हर चीज को भूल जाते हैं, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। फिर मैनेज स्ट्रेस इन एल्डरली, कैसे उसको हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए है कि हेल्दी डाइट जो है हम उसको देंगे, और इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम उसका हम अच्छे से रखेंगे, और उसका जो ब्लड प्रेशर लो हो मतलब लो रखें उसका, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देना चाहिए, और उसको
हेल्दी और स्वस्थ लाइफ जीने के लिए जो है उत्साहित करना चाहिए। अब थैंक यू। आज हमने जो ये सब चर्चा की, और अगर आप लोगों को इसके बारे में कहीं भी मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से मेल भी कर सकते हैं, और इसके बारे में